हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1.1 की तीसरी सवाल। देखिए, जो पुरानी किताबें हैं उसमें प्रश्नावली 1.2 है और जो नई किताबें हैं इसमें ये प्रश्नावली 1.1 है। देखिए, हमारा तीसरी सवाल है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो इसमें कुछ नया नहीं है, हमने जो अभी तक सीखा बस वैसे ही हमको इसमें भी करना है। पहला हमारा सवाल है 12, 15 और 21। तो पहले हम 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो चलिए देखिए, पहले हम यहाँ 12 का, फिर 15 का और फिर 21 का, इन तीनों को कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड। देखिए, जब 12 को हम काटेंगे, 12 एक सम संख्या, ये 2 से कटेगी, 2 छंग 12। फिर 6 को काटेंगे हम 2 से, 2 तिहाई 6। फिर 3 को काटेंगे 3 से, 3 एकम 3। तो ये हो गया हमारा 12 का गुणनखंड। अब इसी तरह हम 15 का कर लेंगे। 15 एक विषम संख्या है, ये 2 से कट नहीं सकता, इसको हम 3 से करेंगे। 3 पछे 15 और फिर 5 एकम 5। फिर अब 21 भी इसी तरह एक विषम संख्या है, ये भी 2 से नहीं कट सकता, तो इसको भी हम 3 से पहले काटेंगे। 3 सते 21 और फिर 7 एकम 7। तो हम क्या लिख देंगे, 12 बराबर में जो हमारा 12 का गुणनखंड है इसको हम इसके सामने लिख देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3। फिर जो हमारा 15 का गुणनखंड है इसको हम 15 के सामने लिख देंगे, 15 बराबर 3 गुणे 5। और जो 21 का आया है इसको हम 21 के सामने लिख देंगे, 3 गुणे 7। अब हम पहले इसमें निकालेंगे HCF और फिर निकालेंगे LCM। देखिए, HCF में हमको ढूंढना है सब में कॉमन क्या है। अगर आप ध्यान दें 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो इस तरह से हमारा HCF हो जाएगा 3। और कुछ कॉमन मिल नहीं रहा तो हमारा HCF और कुछ नहीं होगा। फिर LCM देखिए, LCM हम आपको बताए थे कि हमको देखना है कौन सा नंबर किस में ज़्यादा। जैसे 2 इसमें देखो तो इसमें 2 है, इसमें 2 एक भी नहीं है, इसमें एक भी नहीं है, मतलब 2 इसमें ज़्यादा बार, यानी 2 बार है तो हम 2 बार लिख लेंगे हमारा 2, ये 2 गुणे 2। फिर 3 सब में बराबर है तो हम किसी में से भी एक ले लेते हैं, तो ये हमारा एक बार हो गया 3। फिर इसी तरह 5 हमारा ज़्यादा 15 में है तो 15 में से हम 5 ले लेंगे, तो यहाँ हो गया हमारा 5। फिर इसी तरह 7 हमारा 21 में ज़्यादा है, एक बार है तो एक बार हम 7 लिख लेंगे। तो अब इसका हम गुणा कर लेंगे, जो आएगा ही हमारा होगा आंसर। तो 2 दूनी 4, 3 12, 12 पंचे 60, और जब 60 और 7 का गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 420। तो इस तरह से ये हमारी पहली सवाल हो गई कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। चलिए, अब इसी तरह हमारा अगला सवाल है 17, 23 और 29। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, 17, 23 और 29 का पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो देखिए, पहले हम 17 का, 23 का और 29 का तीनों का कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड। देखिए, 17, 23 और 29 ये तीनों एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं मतलब जो केवल खुद से कटेंगी या फिर एक से कटेंगी, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। उसी तरह 23 भी या तो खुद से कटेगी या एक से कटेगी, और 29 भी या तो 29 से कटेगी या फिर एक से कटेगी। तो देखिए, हम 17 को काट देंगे 17 से, 17 एकम 17। 23 को काट देंगे 23 से, 23 एकम 23। और 29 को काट सकते हैं 29 से, तो 29 एकम 29। अब हम लिख देंगे 17 बराबर 17 और 23 बराबर में 23 और 29 बराबर में 29। अब हमको निकालना है इसमें HCF और LCM। अगर आप ध्यान दें तो इसमें कुछ भी कॉमन आपको नहीं मिल रहा है, तो हमारा HCF क्या होगा। फिर देखिए, यहाँ कोई संख्याएं कॉमन नहीं मिल रही, मगर हम यहाँ गुणे में लिख सकते हैं 1, इसमें भी गुणे में लिख सकते हैं 1, इसमें भी लिख सकते हैं गुणे में 1, और तो हमारा एक क्या हो गया कॉमन, इसलिए हमारा HCF हो जाएगा 1। LCM हमारा क्या होगा, 17 इसमें ज़्यादा है, 17 हम लिख लेंगे, गुणे 23 इसमें हमारा एक बार है और इसमें एक भी बार नहीं है, इसमें भी एक भी बार नहीं है, इसलिए हम 23 को एक बार लिख लेंगे, गुणे 29 हमारा इसमें ज़्यादा है, एक बार है, तो हम इसमें 29 लिख देंगे। अब हम इसका गुणा कर लेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा LCM होगा। देखिए, जब हम इनका गुणा करेंगे तो हमारा आएगा ये 11,339। आप गुणा करके चेक कर लीजिएगा।
तो इस तरह से ये हो गई हमारी सवाल कंप्लीट। अब हमारा इसमें एक सवाल और अभी बचा है, जो है 8, 9, 25। वीडियो आगे देखने से पहले आप इसको खुद से प्रयास करें, अगर ना आए तब इस वीडियो को आगे देखें। देखिए, पहले हम करेंगे 8 का गुणनखंड, फिर 9 का, और फिर 25 का। तो 8 को हम काटेंगे 2 से, 2 चौका 8, फिर 2 दूनी 4, और फिर 2 एकम 2। ऐसे हम 9 को काटेंगे, 3 त्रिका 9, और 3 एकम 3। फिर 25 को हम काटेंगे 5 से, 5 25, और 5 एकम 5। तो हम लिख देंगे 8 बराबर में 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर ऐसे 9 बराबर में लिख देंगे 3 गुणे 3, और 25 के बराबर में लिख देंगे 5 गुणे 5। तो हमारा HCF और LCM ये अब हमें निकालना है। अगर आप ध्यान दें तो फिर से आपका कॉमन इसमें कुछ नहीं मिल रहा है, ना तो 2 मिल रहा है, ना 3 मिल रहा है, ना 5 मिल रहा है। लेकिन हम आपको बताएं, हम गुणे में लिख सकते हैं 1, इसमें भी लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं। तो 1 हमारा हो गया कॉमन, तो हमारा HCF हो जाएगा 1। अब इसी तरह से अब हम देखेंगे LCM के लिए हमें देखना है कि कौन सी संख्या किस में ज़्यादा बार है। जैसे अगर आप देखें 2 इसमें 3 बार है, इसमें एक भी बार नहीं है, इसमें भी एक भी बार नहीं है। तो इसमें ज़्यादा बार है तो हम जितनी बार है उसको लिख देंगे। 3 बार है तो लिख देंगे 3 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर गुणे में अब 3 देखेंगे किसमें ज़्यादा है, तो इसमें 3 एक भी नहीं है, इसमें 3 2 बार है, इसमें भी एक भी नहीं है। तो जिसमें 2 बार है ये ज़्यादा है, जिसमें हम लिख देंगे 2 बार 3 गुणे 3। फिर गुणे में अब अगर आप ध्यान दें तो 25 में 5 2 बार है, तो 2 बार हम लिख देंगे 5 को। अब हम इसका गुणा कर लेंगे, जो हमारा आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो हम इसमें ऐसे 1800 अपना लिख देंगे। इस तरह से ये हमारी सवाल हो गई कंप्लीट। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करें। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रश्नावली 1.1 की प्रश्नोत्तर नंबर 4, जिसमें हमें दिया है HCF ऑफ 306 एंड 657, यानी 306 और 657 का HCF यानी मासा 9, और LCM ऑफ 306 एंड 657 हमें निकालना है, यानी हमें 306 और 657 का लासा निकालना है। तो देखिए, पहले हमें दिया हुआ है कि HCF ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9, यानी हमें 306 और 657 का मासा दिया हुआ है 9। हमसे पूछा है कि इनका LCM क्या होगा, यानी कि 306 और 657 का LCM क्या होगा, ये हमें बताना है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF। तो देखिए, हमारी पहली संख्या है 306 गुणे, और हमारी दूसरी संख्या है 657 बराबर, हमें LCM पता नहीं, ये निकालना है। तो LCM ऐसे आप रहने दीजिए, गुणे हमारा HCF है 9। अब हम क्या करेंगे, हम चाहे तो पहले इनका गुणा कर लें, फिर 9 को इधर बराबर किधर भेजें, तो हम भाग देंगे। लेकिन अगर कोई संख्या पहले इधर गुणा में रहे और इधर भी गुणा में है, हम जान रहे हैं कि इधर बटे में जाएगी, अगर कुछ कट सकेगा तो हमारा कटेगा। इसलिए हम पहले इसको गुणा न करके पहले क्या करेंगे, सब संख्याओं को एक तरफ लाएंगे। तो हम लिख देंगे 306 गुणे 657, और इधर 9 गुणा में है, इधर आएगा भाग यानी बटे में, यहाँ हो जाएगा 9 बराबर LCM। तो हम क्या करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, ये भी हमारा 3 से कटेगा, 3 एकम 3, और 3 का 0 बार जाएगा, फिर 3 दूनी 6, फिर 3 एकम 3, फिर इसको काटेंगे हम, तो 3 त्रिका 9, बचा हमारा 1, हो गया 12, 3 चौक 12। तो यहाँ हमारा आ गया 657 गुणे में 34। अब इसका जो गुणा आएगा यही हमारा LCM होगा। चलिए हम अब गुणा करके देखते हैं। 657 में हमें 34 का गुणा करना है,
7 चौक 28 की 8 हासिल लगा हमारा 2, 5 चौक 20 2 22 2 हासिल लगा 2, फिर 6 चौक 24 24 और 2 26 26 हम ऐसे लिख देते हैं। फिर 3 सते 21 1 हासिल लगा 2, 3 पचे 15 2 17 7 हासिल लगा 1, 3 छंग 18 1 19। तो ये हो गया हमारा 8 2 1 3 7 6 13 3 हासिल लगा 1, 9 2 11 1 12 2 हासिल लगा 1 1 1 2, यानी हमारा आ गया 22,338। तो हम 22,338 यहाँ लिख देंगे, यही हमारा हो जाएगा एलसीएम 22,338। इस तरह से ये हमारी सवाल हो गई कंप्लीट। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब हम देखेंगे प्रश्नावली 1.1 की 5वीं सवाल। इसमें कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। इसमें हमको सिद्ध करना है या दिखाना है कि 6 की घात n जो है, इसमें क्या n का कोई भी ऐसा मान है, एक जैसे एक n की जगह हम 1 रख दे, 2 रख दे, 3 रख दे, 4 रख दे, 5 कुछ भी रख दे, जिससे यह जो है इसका इकाई का अंक 0, मतलब पहले क्या इसे मतलब नहीं है, क्या इकाई का अंक इसका 0 हो सकता है। तो हम चलिए देखते हैं। तो 6 की घात n है, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 और फिर इसकी घात n। अगर आप ध्यान दें तो इसके गुणनखंड में 5 नहीं आया, 2 तो आया लेकिन 5 नहीं आया। अगर इसमें 5 नहीं आया तो ऐसा कोई भी n का मान नहीं है जो इसको 0 पर समाप्त कर सके। मतलब हम n का मान कुछ भी रखते हैं, जैसे हम n का मान अगर 2 रखेंगे 6 गुणे 6 हो जाएगा, 36 हमारा बनेगा। इसी तरह अगर हम n का मान 3 रखेंगे तो 36 गुणे 6 36 गुणे हमारा 6 बनेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 36 6 हासिल लगा 3 36 18 3 21 यानी 216, यानी कि हर बार हमारा 6 ही आ रहा है। तो यानी कि n का कोई भी मान ऐसा नहीं है जो क्या करे 6 की घात n को 0 पर समाप्त कर सके। तो हम इसको बताएंगे कैसे। देखिए जो 2 गुणे 3 है ये हमारा 6 का गुणनखंड है और इसके गुणनखंड में 5 नहीं आया। तो देखिए हम इसमें क्या लिखेंगे, क्योंकि 6 का गुणनखंड 6 की घात n का गुणनखंड 2 की घाते m गुणे 5 की घाते n के रूप का नहीं है। इसलिए n के किसी भी मान के लिए छः की घाते n 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। तो इस तरह ये हमारा सवाल हो गया कंप्लीट। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ये शेयर करें। धन्यवाद। देखिए प्रश्नावली 1.1 की हमारा सवाल नंबर जो 6 है, इसमें कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो हमें इसे बताना है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो चलिए देखिए, पहले हम करेंगे हमारा 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 का। तो अगर आप ध्यान दें तो इसमें 13 दोनों में दिख रहा है, तो हम 13 ले सकते हैं कॉमन। चलिए 13 ले लिए कॉमन। यहाँ बचा हमारा 7 गुणे 11 गुणे 1 प्लस 1। तो अगर आप ध्यान दें, अगर हम इसके नीचे लिख दें 13 तो ये पूरी संख्या 13 से कट जाएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो ये हमारा हल करने के बाद हमारा आंसर आएगा उससे भी कटेगी और 1 से कटेगा ही, यानी इसमें हमारा
2 से ज़्यादा गुणनखंड बन जा रहे हैं, मतलब कि इसके गुणनखंड 2 से ज़्यादा, यानी कि 2 से ज़्यादा संख्याओं से कट रही है, इसलिए क्या हो जाएगी हमारी भाज्य संख्या है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, क्योंकि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। देखिए एक बार फिर समझ लीजिए, ये भाज्य क्यों हुई, क्योंकि अगर हम इसमें देखिए 13 मिल रहा है कॉमन, 13 हम कॉमन ले लिए। अगर हम पूरे नीचे 13 लिख देंगे तो ये संख्या 13 से कट जा रही है, मतलब ये पूरा गुणा करने पर जो भी आएगा वो हमारा 13 से कट जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये जो अंदर हमारा ब्रैकेट का अंदर बचा है, इसको हम हल करेंगे तो जो भी हमारा आएगा उससे हमें मतलब नहीं क्या आ रहा है, जो भी आएगा वो उस संख्या से भी ये पूरी संख्या कट जाएगी। हो सकता है बीच में कोई और भी संख्या हो जो इसे काट सके। अब बीच में कोई संख्या काट सके या ना काट सके उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो ये संख्या हमारी है इसको गुणा करने के बाद जो संख्या बनेगी उससे तो ये संख्या पूरी कटेगी ही। तो एक 13 से कट गई, एक उस संख्या से कट गई और एक हमारी 1 से कट जाएगी। यानी कि इस संख्या यानी 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 के 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। अब अगर यही केवल 2 गुणनखंड होते, मतलब यह केवल 13 से कटती तो ये और 1 से कटेगी ही, तो ये अभाज्य बनती। लेकिन यहाँ पर इसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, इसलिए क्या है, एक भाज्य संख्या है। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम इसमें हमारा एक पार्ट और है, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। हम इसका करके देख लेते हैं। एक बार आप इसका प्रयास खुद से करें, उसके बाद इस वीडियो को आगे देखें। चलिए अब हम इसे भी देख लेते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर आप ध्यान दें 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, बीच में प्लस है, मतलब 2 पद हैं। 2 अलग पद में हमारा 5 कॉमन मिल रहा है, तो हम 5 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। अब हमारा क्या बचेगा, 7 गुणे 6 गुणे, यहाँ 5 कॉमन लिए, यहाँ बचा 1 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1। अब फिर से वही बात, ये 5 अगर हम पूरे नीचे अगर 5 लिख देंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, यानी ये हमारी पूरी संख्या 5 से कट रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब ये जो भी हमारा गुणा करने के बाद आएगा अंदर ब्रैकेट में जोड़ने के बाद, वो क्या होगा, हमारा उस संख्या से ये संख्या कटेगी, यानी जो भी जोड़ने के बाद आएगा हम बटे में वो संख्या लिख देंगे। जैसे मान लो हमारी जोड़ने में जैसे आ गया 100, तो हम अगर नीचे 100 लिख देंगे तो 100 कट जाएगा। यानी जो भी ये संख्या है इसको जोड़ने पर जो हमारा संख्या बनेगा उससे ये पूरी संख्या कटेगी। तो ये एक 5 से कट गई, एक जो ये संख्या हमारा जोड़ने गुणा करने के बाद जोड़ेंगे जो संख्या बनेगी उससे कटेगी, और 1 से कटी जाएगी, यानी इसके 3 गुणनखंड हो गए। अब क्योंकि इस संख्या के 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं, इसलिए यह संख्या क्या होगी, हमारी एक भाज्य संख्या है। तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 के 2 से अधिक गुणनखंड हैं। दो से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए यह क्या है, भाज्य संख्या। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। हम ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखिए प्रश्नावली 1.1 की आखिरी सवाल, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे।
तो हमारा सवाल कुछ इस तरह से है, जैसे ये मान लीजिए एक वृत्ताकार मैदान है, ये एक वृत्ताकार मैदान है, इसमें दो लोग हैं, एक रवि और एक सोनिया। तो देखिए इसमें कह रहा है कि सोनिया इस मैदान का चक्कर 18 मिनट में लगाती है। मान लो यहाँ से रवि और सोनी चलना शुरू करते हैं, तो सोनिया इस मैदान को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लेगी और जो रवि है ये इस मैदान को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लेगा। तो अब हमें क्या बताना है कि ये दोनों एक साथ चलना तो शुरू किए, रवि क्या करेगा 12 मिनट में ही इसका एक चक्कर लगा लेगा, जबकि सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगाएगी। तो अब हमें बताना है कि वो लोग कितने समय बाद एक साथ यहाँ मिलेंगे। यानी जैसे देखिए रवि 12 मिनट में एक चक्कर लगाएगा, 24 मिनट में 2 चक्कर लगाएगा, 36 मिनट में 3 चक्कर लगाएगा, 48 मिनट में 4 चक्कर, यानी ऐसे ही इसका चलता रहेगा। जबकि सोनिया एक चक्कर लगाएगी 18 मिनट में, दूसरा चक्कर लगाएगी 36 मिनट में। अगर आप ध्यान दें तो रवि 36 मिनट में 3 चक्कर लगा लेगा यहाँ तक, और जो सोनिया है ये 36 मिनट में 2 चक्कर लगाएगी। हम तो इस तरह समझ लिए, लेकिन ये हमें सवाल हम कैसे इसका हल करके इसका उत्तर लाएंगे, हमें ये समझना है। तो कुल मिला के हमें ये बताना है कि ऐसा कौन सा समय है जो 12 मिनट से भी कट जाएगा और 18 मिनट से भी। कुल मिला के हमें लेना है यहाँ इनका एलसीएम। याद रखिए जब कभी भी सवाल हमारा इस तरह से हो जहाँ हमें कोई ऐसी संख्या निकालनी हो जो इन संख्याओं से कट रही हो, मतलब कि जहाँ पूछा गया हो ऐसी कौन संख्या है जो इनसे कट सकती है, तो वहाँ हम लेते हैं एलसीएम। तो यहाँ भी सवाल कुछ इसी तरह से है, हमें यहाँ यही बताना है कि ऐसा कौन सा समय है जो 12 यानी कि 12 मिनट के हिसाब से भी आएगा और 18 मिनट के हिसाब से भी आएगा, ताकि वो यहाँ मिले आपस में। तो हम क्या करेंगे 12 और 18 का ले लेंगे एलसीएम। तो चलिए करेंगे 12 का गुणनखंड। तो 12 एक सम संख्या, 2 से कटेगा, 2 छंग 12, फिर 2 3 आए 6 और 3 एक कम 3। 18 को भी काटते हैं, 2 9 18, 3 3 का 9 और 3 एक कम 3। अगर आपको गुणनखंड अच्छे से ना आ रहा हो तो आप चैनल पर वीडियो पड़ी है, आप जाकर देख सकते हैं। हम इसके बारे में अच्छे से बता चुके हैं। हम यहाँ अगर गुणनखंड बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, जबकि हमें इसे कम समय में अच्छे से कवर करना है। इसलिए आप गुणनखंड जाकर पहले सीखें, सीखने के बाद तब इस वीडियो को आगे देखें। अगर आपको पहले से आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए हम आगे देखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम 12 का जो हमारा गुणनखंड आया इसको हम यहाँ लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 3, और 18 का जो गुणनखंड आया उसको हम 18 के सामने लिख देंगे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो अब हमें यहाँ एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में क्या होता है, हमें ये देखना है कि कौन सी संख्या किसमें ज़्यादा बार आई है। अब देखिए 12 में हमारा 2 आया था 2 बार, तो हम 2 बार 2 लिख दिए, और 18 में हमारा 3 आया है 2 बार, तो हम 2 बार 3 लिख दिए। अब हम इसका गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 3 12 और 12 3 36। तो इस तरह हमारा एलसीएम आ गया 36। यानी 36 मिनट बाद सोनिया और रवि एक साथ इस स्थान पर मिलेंगे। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको ये पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के पास भी इसे भेजें। हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि हमारा चैनल भी आगे बढ़ सके। धन्यवाद।